Hello, welcome to all in this new lecture. This is third part of our lecture ninth. इस पार्ट में अब हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये सीखने वाले हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अभी हमने पहले लेक्चर में देखा था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज़ क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की फॉर्मेशन हम कर क्यों रहे हैं। तो हमें पता चलता है टाइम t इक्वल्स टू 0 पर या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मुझे वेव फंक्शन पता है, तो वेव फंक्शन कैसे टाइम के साथ इवॉल्व होगा ये मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है ना। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने एक फ्री पार्टिकल कंसीडर करा और उसके कॉन्टेक्स्ट में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देखा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे अप्लाई हो रही है इन अ सिस्टम। अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, हमें कोई क्वेश्चन गिवन है तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे यूज़ करना है, ये हम इस लेक्चर थर्ड में देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज अवर लेक्चर थर्ड। ठीक है, ये हम कहें लेक्चर 9 ही है। ठीक है, ओवरऑल लेक्चर 9 है और लेक्चर 9 का पार्ट थर्ड। ठीक, और इसमें हम लोग समझेंगे हाउ टू सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। या फिर हम सिंपली कह सकते हैं हाउ टू गेट वेव फंक्शन साई आफ्टर टाइम टी। ठीक है, टाइम टी के बाद वेव फंक्शन का क्या होगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या ये हम सीखेंगे इस लेक्चर में कि टाइम एवोल्यूशन के साथ मेरा वेव फंक्शन कैसे चेंज होता है, मैं कैसे फाइंड करूंगा आफ्टर टाइम टी अपने वेव फंक्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले मैं सिस्टम का हैमिल्टोनियन लिखूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखूंगा, राइट डाउन, या आप स्टेप नोट करते चलो। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सिंपल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या थी पहले मैं इसे बता देता हूँ। ये थी एच फाई इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी ऑफ फाई। ठीक है, और इसका हम प्रूफ नहीं कर सकते, तो बेसिक श्रोडिंगर इक्वेशन आपके दिमाग में यहाँ पे रहनी चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे को हैमिल्टोनियन की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट द हैमिल्टोनियन हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। राइट द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हैमिल्टोनियन एच फाइव इक्वल्स टू ई फाइव। ठीक है, तो फाइव क्या है, एच का कोई एक आइगन फंक्शन रहा होगा, तभी जब हमने एच को फाइव पर ऑपरेट करा तो मेरे को आइगन वैल्यू मिली ई और साथ में वो ही वेव फंक्शन मिला फाइव। देखो का हैमिल्टोनियन लिखा। ठीक है, अब इसमें अगर जो आइगन वैल्यूज मिल रही हैं तो अगर वो नॉन डीजेनरेट है, यानी if the eigenvalues are all नॉन डीजेनरेट। ठीक है, देखो अगर नॉन डीजेनरेट है इसका मतलब इन आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी आइगन फंक्शन है वो सब कैसे हैं, ऑर्थोनॉर्मल है। ठीक है, आर नॉन डीजेनरेट। ठीक, तो इफ द आइगन वैल्यूज आर ऑल नॉन डीजेनरेट तो वेल एंड गुड। ठीक है, हमें ज़्यादा सोचना नहीं है क्योंकि जितने भी हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस मिलने वाले हैं वो सब कैसे होने वाले, तो नॉर्मल होने वाले हैं। द आइगन फंक्शंस द आइगन फंक्शन for the eigenfunction the eigenfunctions phi ix, बल्कि फाई आई ही लिखते हैं क्योंकि हमारी एब्स्ट्रैक्ट स्टेट है। ठीक है, द आइगन फंक्शंस फाई आई आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, अगर हमें यहाँ से सॉल्व करने पर
आइगन वैल्यूज़ कैसी मिल रही हैं, नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो जितने भी ये फाइव्स होंगे, ठीक है, फाइव्स जितने भी होंगे ये सब कैसे होंगे, आइगन फंक्शंस कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बता रखा है, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है। आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। और अगर ये ऑर्थोगोनल नहीं है, सॉरी मतलब अगर ये जो आइगन वैल्यूज़ हैं ये नॉन डिजेनरेट नहीं है, मतलब ये डिजेनरेट आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर ये डिजेनरेट आइगन वैल्यूज़ हो गई तो जो हमारे आइगन फंक्शंस होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्थोगोनल हो, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग ऑर्थोगोनल बेसिस लेंगे, यानी उन फंक्शंस में से ऑर्थोगोनल बेसिस का एक सेट लेंगे। अब बेसिस क्या होती हैं, ऑर्थोगोनल बेसिस क्या होती हैं, सब मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बता रखा है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके एक बार चेक कर सकते हो अगर भूल गए हो तो। इफ नॉट, ऐसा नहीं है अगर, तो चूज आइगन फंक्शंस या चूज an orthogonal set of eigenfunctions. Choose an orthogonal set of eigenfunctions, ठीक है। और ये हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं क्या बनानी है, बेसिस बनानी है, ठीक है। तो हम ऑर्थोगोनल सेट्स क्यों ले रहे हैं, ताकि हम यहाँ से बेसिस फॉर्म कर सकें। क्लियर है क्या, ठीक है। तो हम नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, ये जो फाई आई एक्स थी, ठीक है, अगर हमें नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यूज मिल रही हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी आइगन फंक्शंस होंगे वो तो सब ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाने ही वाले हैं, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं है, कुछ डिजेनरेट आइगन वैल्यूज मिल रही हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कैसा आइगन फंक्शंस को चूज करेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ओनली ऑर्थोनॉर्मल, या हम कहें एक दूसरे के जो ऑर्थोगोनल हैं उन्हीं आइगन फंक्शंस को चूज करने वाले हैं, ठीक है। तो जो हम जितना भी हमने फाई आइस लिए, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये फाई आई एक्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये हमें कैसे चूज करने हैं ये फाई आई एक्स, सो दैट दे फॉर्म ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर द स्टेट स्पेस। क्लियर है क्या। तो जो हम फाई आइस लेने वाले हैं, फाई आइस कैसे लेने वाले हैं, ताकि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करें, ठीक है। और ये अगर ये बेसिस फॉर्म कर रहा है, यानी कि इस स्टेट स्पेस का किसी भी फंक्शन को, इस स्टेट स्पेस के किसी भी फंक्शन को इन फाई आइस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बेसिस की डेफिनेशन ही यही है, ठीक है। बेसिस क्या होते हैं, वो सेट जिसके एलिमेंट्स एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट हों और उस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन से स्पेस के सभी एलिमेंट्स को अगर हम फॉर्म कर सकें तो वो क्या कहलाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो वो है वो क्या कहलाता है, बेसिस कहलाता है, ठीक है ना। सो नाउ एनी वेव फंक्शन, any wave function can be expanded as a linear combination of these functions, ठीक है। तो जो हमें फाई आइस मिले, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम लोग स्टेट का कोई भी आइगन फंक्शन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या फॉर्म कर रहा है, बेसिस फॉर्म कर रहा है। क्लियर है, ठीक। तो किसी स्टेट स्पेस में हम लोगों ने एक वेक्टर लिखा साई जीरो। ये साई जीरो क्या बता रहा है, ये साई जीरो इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा है एट इंस्टेंट टी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ साई
CI0 फाई आई, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने लिखना सीखा था लीनियर कॉम्बिनेशन में वेव फंक्शन को, जो मैंने जीरो, इसे कैसे लिखा जा सकता है, समेशन ऑफ आई CI0 फाई आई। तो सिंपल क्या है, इन फाई आईज का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जहाँ पे ये जो सी आईस हैं, ठीक है, ये जो सी आईस हैं ये क्या है, ये जो सी आईस हैं ये क्या है, सी आईस, ये हमारे एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। इनका अपना यूज़ है, जो मैं आपको प्रॉब्लम वाला लेक्चर देने वाला हूँ उसमें हम देखेंगे कि सी आईस का मतलब क्या है, ठीक है। तो सी आईस अभी हम जनरल समझते हैं सिंपल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये कैसे बनने वाला है, अगर मैं इसे आपको एक्सपेंड करके दिखाऊँ एक बार, तो ये साई जीरो क्या आएगा, C1 फाई वन प्लस C2 फाई टू प्लस C3 फाई थ्री, ठीक है, प्लस डेट डेट डैश। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जितने भी मैंने सीस लिखे हैं ये सब क्या आप लिखे हैं एट टी इक्वल्स टू जीरो पर। जब टी चेंज होगा तो ये सीस भी चेंज होंगे, ठीक है। यही हमें समझना है कि अभी हमें वेव फंक्शन एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पर इस वेव फंक्शन को मैंने ऐसे लिखा, तो आफ्टर टाइम टी इस वेव फंक्शन को मैं कैसे लिखूंगा, यही हम सीख रहे हैं, यही हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से सीखेंगे। तो इस सी जीरो को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, सी जीरो को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ, ये लिखा मैंने सी आई, ठीक है। सी आई जीरो को क्या लिख सकता हूँ, फाई आई साई जीरो, ठीक। अब बहुत सारे बच्चों को इस स्टेप से इस स्टेप में डाउट होगा, है ना। अगर डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर डाउट है तो उस डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को इनर प्रोडक्ट लेना सिखा दिया है, ठीक है। अगर नहीं सिखाया तो मेरे को इस वीडियो के बाद बता देना अगर इनर प्रोडक्ट लेना नहीं आता, वरना मैंने इनर प्रोडक्ट लेना सिखा दिया है। इसका मतलब क्या होता है, जो सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो सामने लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इनर प्रोडक्ट होता है, ठीक। तो लो इनर प्रोडक्ट लो, फाई आई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट लो, तो क्या होगा, ये मैंने मुझे अच्छे से ध्यान है, मैंने बता दिया, ये फाई आई ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और बाकी सब इस साई की जगह क्या देंगे, C1 फाई वन, ठीक है, प्लस फाई आई C2, सॉरी C2 फाई टू, प्लस ऐसे ही चलता रहेगा और ये हो जाएगा फाई आई CI फाई आई, है ना। मैं इसे ऐसा एक्सपेंड कर सकता हूँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, प्लस डेट डेट डैश फाई एन CN फाई एन, ठीक है। अब मेरे को पता है ये सब कैसी बेसिस है, ये सब ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है ना। ये सब कैसे हैं, ये ऑर्थोनॉर्मल है। और ऑर्थोनॉर्मल में मुझे पता है ऑर्थोनॉर्मल का मतलब ही क्या होता है, अगर ये, सॉरी फाई से लिखा आता हूँ, ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या होता है, अगर मैंने सेम की सेम से नया प्रोडक्ट लिया तो वैल्यू कितनी आएगी 1, और अगर किसी और का, ठीक है, सपोज ये फाई आई है और फाई आई का इनर प्रोडक्ट लिया फाई जे से, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। यही तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो हम सी आई जीरो को कैसे लिख सकते हैं, अच्छा एक बार फिर समझ लो, तो यहाँ से क्या हुआ, यानी कि ये वाली टर्म क्या हो गई जीरो, ये वाली टर्म क्या हो गई जीरो, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये बचेगी, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ये सी आई तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, और ये हो जाएगा फाई आई इसका, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो हो गया सी आई और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो वैल्यू क्या आ गई सी आई, ठीक है। बाकी सारे जो इतने भी टर्म्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि फाई आई का जब फाई जे के साथ इनर प्रोडक्ट होगा तो वैल्यू क्या आएगी जीरो। क्यों आएगी जीरो, क्योंकि कैसी बेसिस है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, ठीक है। तो यहाँ से देखो सी आई की वैल्यू क्या आ गई, फाई आई साई, और हम चल कब रहे हैं, मतलब किस टाइम पे देख रहे हैं, एट इंस्टेंट टी इक्वल्स टू जीरो पर। तो सी आई को क्या लिख सकते हैं, फाई आई साई जीरो, क्लियर है क्या, ठीक है। अब हमें साई जीरो पता है, तो यानी कि हमें सी जीरो भी पता है। अगर देखो भाई, अगर मेरे को साई जीरो पता है तो साई जीरो को मैं इस फॉर्म में एक्सपेंड कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मेरे को साई जीरो पता है इस फॉर्म में एक्सपेंड कर सकता हूँ, तो सिंपल फाई आई के साथ इनर प्रोडक्ट लेने पर मेरे को सी जीरो भी पता चल जाएगा, क्लियर है। अगर ये पता है तो इसे मैंने इस फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया,
ठीक है। और इस फॉर्म में एक्सपेंड करने के बाद मैंने सिंपल क्या करा, बस फाइव आई के साथ इनर प्रोडक्ट ले लिया, तो मेरे को क्या वैल्यू मिल गई, सी आई जीरो भी मिल गई। ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या है, आफ्टर टाइम टी। ठीक है, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी साई टी इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई पी आई टी और फाइव आई। देखो ये जो फाइव आई है ना भाई, ये प्योर स्टेट है। फाइव आई कैसे स्टेट्स हैं, प्योर स्टेट्स हैं। आगे हम देखेंगे प्योर स्टेट्स स्टेशनरी स्टेट्स भी होती हैं, तो इन्हें कह सकते हैं स्टेशनरी स्टेट्स हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज स्टेशनरी स्टेट्स, व्हाट आर स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक है। तो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, इसलिए मैंने टाइम का फंक्शन केवल किसे करा, सी आई को करा। ये फाइव आई मेरा टाइम का फंक्शन नहीं है, ये स्टेशनरी स्टेट है, ये चेंज नहीं होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे नोट करके लिख लो, एक नोट करके लिख लो यहाँ पे, नोट कि जो सी आई है ये डिपेंड करती हैं टी पर, बट नॉट एक्स। ठीक है। तो ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती, जबकि जो मेरी फाइव आई है ये ओनली पोजीशन पे डिपेंड करती हैं। ठीक है। ये हमारी केवल पोजीशन मतलब कोई फंक्शन पे डिपेंड करती है, फाइव आई मेरी टाइम पे डिपेंड नहीं करती। जिस भी चीज़ की प्योर स्टेट्स हैं ये केवल उसी पे डिपेंड करेंगे। अगर ये मोमेंटम की प्योर स्टेट्स हैं तो मोमेंटम पे डिपेंड करेंगी। ठीक है। टाइम पे डिपेंड फाइव आइस नहीं करती, क्योंकि प्योर स्टेट्स स्टेशनरी स्टेट्स भी हो। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने यूज़ करी, एच साई ऑफ टी इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी ऑफ साई ऑफ टी। ठीक है। तो मैंने, अब देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये जो साई है ना ये मैंने लिखा है साई ऑफ टी, तो केवल क्या बता रहा है, आफ्टर टाइम टी, वरना साई पोजीशन और टाइम दोनों का ही फंक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे ये कंसिडर मत करना कि केवल साई, यहाँ पे मैंने साई टी लिखा तो केवल पोजीशन का फंक्शन है, नहीं, इसके अंदर पोजीशन और टाइम दोनों छुपा हुआ है। ठीक है। तो साई टी का मतलब ये नहीं केवल टाइम का फंक्शन है, टाइम पर डिपेंडेंसी है, इसके अंदर पोजीशन अपने आप छुपी हुई है। क्योंकि मैंने क्या बताया, जब मैंने साई जीरो लिखा था तो इसका मतलब था कि मैं इंस्टेंट टी इक्वल्स टू जीरो की बात कर रहा हूँ, और जब मैंने साई टी लिखा तो इसका मतलब है मैं एट इंस्टेंट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टी की बात कर रहा हूँ। इतना क्लियर है क्या। अब एच और साई टी को लिखा जा सकता है समेशन सी आई टी फाइव आई इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी। साई टी को लिखा जा सकता है समेशन सी आई टी फाइव आई। इतना क्लियर है ना। ठीक, आगे चलो। तो एच समेशन सी आई टी फाइव आई इसे ऐसे लिखो इक्वल्स टू आयोटा एच कट, ये डेल्टा अपॉन डेल टी को अगर अंदर ले जाऊं तो हो जाएगा समेशन डेल ओवर डेल टी ऑफ सी आई टी फाइव आई। ठीक है। ये केवल सी आई टीज पर ऑपरेट होगा, इस फाइव आई पर ऑपरेट नहीं होगा। फाइव आई के लिए एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा, है ना। अब एच ऑफ साई टी इक्वल्स टू ई ऑफ साई टी। ठीक है। ये मैंने किसका यूज करा, ठीक है, ये मैंने यूज करा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, या कह सकते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन का। ठीक है। क्लियर है ना। तो एच साई टी को क्या लिख सकते हैं, ई साई टी। ठीक है। मैंने पहले वाले शायद लेक्चर में बताया था कि ये जो साई टी है क्या है, एच का आइगन फंक्शन है। तो एच साई को क्या लिख दिया, सिंपल ई साई। ये ई क्या है, आइगन वैल्यू हो गई। क्लियर है ना। ठीक है। तो एच साई टी को लिख सकते हैं ई समेशन सी आई टी फाइव आई। ठीक है। ये स्टेप ध्यान रखना, एच से ई कैसे कन्वर्ट हुआ, इस इक्वेशन की हेल्प से, इक्वल्स टू आयोटा एच कट समेशन डेल ओवर डेल टी ऑफ सी आई टी फाइव आई। ठीक।
इन सबको एक तरफ ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा एच कट समेशन डेल ओवर डेल टी ऑफ सी आई टी फाई आई माइनस ई समेशन ऑफ सी आई टी फाई आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर। इसे ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी ऑफ सी आई टी माइनस समेशन ऑफ ई सी आई टी फाई आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, बल्कि यहाँ से भी समेशन हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करा, देखो फाई आई दोनों में है, फाई आई को बाहर लिख लिया और समेशन कॉमन ले लिया। ठीक है, ठीक, तो मैंने क्या करा, समेशन बाहर लिख लिया और फाई को बाहर निकाल लिया, तो हो गया समेशन आयोटा एच कट, क्योंकि तो कांस्टेंट है, डेल ओवर डेल टी ऑफ सी आई टी माइनस ई अच्छा समेशन ये आ गया सी आई टी और ये फाई आई बाहर आ गया। ठीक है, क्लियर। तो हो जाएगा समेशन ऑफ आई आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी ऑफ सी आई टी माइनस ई सी आई टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये जो जितना भी लिखा हुआ है ये किस, अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाऊं तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी ऑफ सी वन टी माइनस ई सी वन टी, ठीक, प्लस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी ऑफ सी टू टी माइनस ई सी टू टी इक्वल्स टू 0, है ना। यस, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमने वेक्टर्स में पढ़ा था कि जैसे ये लिखा है ए ई वन कैप प्लस बी ई टू कैप प्लस सी ई थ्री कैप। ठीक है, ये ई वन ई टू ई थ्री क्या है, अगर आप इसे 3 डायमेंशन में देखो तो इसे लिख सकते हैं आई जे के। ठीक है ना, तो ऐसे किसी स्पेस के ये ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स हैं और सपोज ये इक्वल है 0 के। ठीक है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसे लिख सकता हूँ ए ई वन कैप प्लस बी ई टू कैप प्लस सी ई थ्री कैप, और 0 को भी कैसे लिख सकता हूँ, 0 को भी लिख सकता हूँ 0 ई वन कैप प्लस 0 ई टू कैप प्लस 0 ई थ्री कैप। ठीक, तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो यहाँ से वैल्यूज क्या आ जाएंगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 और सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से इसे कंपेयर करूँ, ठीक है, तो सब टर्म्स का सम क्या हो रहा है 0, और अगर मैं कंपेयर करूँ तो इंडिविजुअल टर्म क्या हो जानी चाहिए 0 हो जानी चाहिए। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी ऑफ सी आई टी माइनस ई सी आई टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये यहाँ से भी समझ सकते हो कि इस टर्म से अच्छा डायरेक्ट यहाँ टर्म इसी टर्म से समझो कि अगर, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर ये टर्म 0 है, ठीक है, टर्म 0 है तो इसके इंडिविजुअल टर्म का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। देखो, क्योंकि इस टर्म को एक्सपेंड करोगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, ये और ये इंटर रिलेटेड है ना। देखो, ये ए की जगह ये लिखा हुआ है, फिर आएगा 5 1, बी की जगह ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये मतलब इसका आई इक्वल्स टू 1 2 3 पुट करोगे तो नया कोफिशिएंट मिलेगा, तो वो बी हो गया। और ई टू कैप की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 2, प्लस सी की जगह ये लिखा हुआ है और ये क्या आ जाएगा 5 3। ठीक है ना, तो जब टोटल का सम 0 है और ये सब ऑर्थो बेसिस है तो इंडिविजुअल कोफिशिएंट, इंडिविजुअल टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा 0 होगा। ठीक है ना, और मैं इसे अब सॉल्व करूं तो हो जाएगा आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी ऑफ सी आई टी इक्वल्स टू ई सी आई टी। ठीक है, मेरे पास निकल कर आया आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी ऑफ सी आई टी, आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी ऑफ सी आई टी, और शायद इक्वल आया ई सी आई टी का, है ना।
अब ये सी आई केवल किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है आयोटा एच कट डी ओवर डी टी ऑफ सी आई टी इक्वल्स टू ई सी आई टी। तो इसे लिखा जा सकता है आयोटा एच कट डी सी आई टी अपॉन में सी आई टी इक्वल्स टू ई डी टी। ठीक है, अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा एच कट डी सी आई टी अपॉन सी आई टी को क्या लिखा जा सकता है, एल एन सी आई टी इक्वल्स टू ई, और टी का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट को मैं सी प्राइम कर देता हूँ। एट टी इक्वल्स टू जीरो पर ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, सी आई जीरो हो जाएगी, है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी आयोटा एच कट एल एन सी आई जीरो इक्वल्स टू ई इंटू जीरो प्लस सी प्राइम। तो सी प्राइम की वैल्यू क्या आ गई, आयोटा एच कट एल एन सी आई जीरो, यानी कि इस वैल्यू को मैं वापस यहाँ पर पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा एच कट एल एन सी आई टी माइनस, ये सी प्राइम इधर आएगा तो माइनस, और सी प्राइम की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा आयोटा एच कट आयोटा एच कट एल एन सी आई जीरो इक्वल्स टू ई टी। तो हो गया आयोटा एच कट एल एन सी आई टी अपॉन सी आई जीरो इक्वल्स टू ई टी। ठीक है ना, तो इसे थोड़ा सा और सही से लिख, तो इसे लिख सकते हैं एल एन सी आई टी अपॉन सी आई जीरो इक्वल्स टू ई टी अपॉन आयोटा एच कट, और इसे क्या लिख सकते हैं, अगर आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूं तो माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। ये एल एन है, इधर जाके क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, तो यू गया सी आई टी अपॉन सी आई जीरो इक्वल्स टू ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। तो यहाँ से सी आई टी की वैल्यू क्या आ गई, सी आई टी की वैल्यू आ गई सी आई जीरो ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। ठीक है, तो सी आई टी की वैल्यू क्या निकल कर आई, सी आई जीरो ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। अब मेरे को एक बात बताओ, ये सी आई टी निकल के आ गया, और साई टी क्या था, समेशन ऑफ सी आई टी फाई आई था। ठीक है, फाई आई तो टाइम पे डिपेंड करता नहीं है, तो समेशन ये सी आई टी की वैल्यू क्या आ गई, सी आई जीरो ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट, और साथ में क्या आ गया फाई आई। अब ध्यान से देखो, मैंने साई आई जीरो क्या लिखा, साई आई जीरो क्या था, साई जीरो क्या था, वीडियो को पीछे ले जाके चेक कर सकते हो, ये था सी आई जीरो फाई आई, और सी आई टी क्या आया, सी आई टी आया समेशन सी आई जीरो ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट, और ये ई क्या है, ये मेरे सिस्टम की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर ई क्या है मेरे, यहाँ पे ई आई आएगा, शायद कहीं मिस हो रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार, इसे थोड़ा सा क्लियर कर लो, ये लाइन तो सही थी। इस लाइन में थोड़ा सही करो इसे, ये समेशन सी आई तो कांस्टेंट है तो ऑपरेटर के बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा एच फाइव। ठीक है, और ये जो हमारी फाई है ये है क्या, हाँ सही बात है, ये जो फाई आई है ये तो प्योर स्टेट है ना, फाई आई तो प्योर स्टेट है ना, तो एच फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई फाई ई आई फाई आई। ठीक है, हर स्टेट की एनर्जी अलग अलग होगी, ई आई फाई आई, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है ना, तो इसे सही कर सकते हो, धोखे से मिस्टेक हो गई मेरे से, ध्यान नहीं दिया इधर। तो हो गया समेशन सी आई टी, और इसे लिख लिया ई आई। ठीक है, तो बाकी सब सही होगा, ये सब ई आई आ जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है, तो इसे और थोड़ा सही से लिखें तो ये वाली लाइन में भी ये समेशन बाहर आएगा, है ना, क्योंकि अब ये ई पे डिपेंडेंसी हो गई, तो ये आई आएगा
यहाँ पर भी आई आएगा, ठीक है। हर जगह ई में क्या आएगा, आई, ठीक है। ये आई लिखना इंपॉर्टेंट है, ये हम न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। हो सकता है किसी को डाउट हो कि सर ई और ई आई में क्या डिफरेंस है। भाई ई आई उस पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी है, जिस स्टेट में मैं अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये ई आई कहाँ आया, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आया। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आया, मैंने हैमिल्टोनियन को एक पर्टिकुलर प्योर स्टेट फाई आई में ऑपरेट करा, जिससे मुझे उसकी जो उस स्टेट की जो एनर्जी थी ई आई वो मेरे को मिली, ठीक है ना। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारा जो सी आई टी आया, ठीक है, यहाँ सब जगह क्या आएगा, यहाँ सब जगह ई आई आ जाएगा। ये सब जगह यहाँ पे क्या आएगा, ई आई आएगा। तो जितना भी आप लोगों ने प्रूफ करा हो तो उसे सही कर लेना, यहाँ सब जगह ई आई आ जाएगा। ठीक, तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट अगर मुझे t इक्वल्स टू 0 पर वेव फंक्शन पता है, तो मैं एट टाइम t पर वेव फंक्शन कैसे निकालूंगा। तो एक टर्म है एक्सपोनेंशियल की, अब वो टर्म क्या है, e की पावर माइनस आयोटा ई आई टी अपॉन एच कट, ठीक है। ये ई आई क्या है, ये मेरी प्योर स्टेट्स की एनर्जी है, ठीक है। या मैं कहूँ जिन स्टेट्स में मैंने अपने वेव फंक्शन को एक्सपेंड करा, उस हर एक स्टेट की एनर्जी, मतलब फर्स्ट स्टेट के लिए लिखूंगा तो एनर्जी हो जाएगी E1, सेकंड स्टेट के लिए एनर्जी E2, थर्ड स्टेट के लिए एनर्जी E3, ठीक है। तो जस्ट लाइक अब मैं आपसे कहूँ कि मेरे को एट t इक्वल्स टू 0 पर एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा, एट t इक्वल्स टू 0 पर जो मेरे को वेव फंक्शन गिवन है वो कुछ ऐसा गिवन है 1/√2 φ1 प्लस 1/√2 φ2, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा कि फर्स्ट स्टेट की एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट इज ε1 और एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट इज ε2। क्लियर है। तो मेरे से पूछेगा कि व्हाट इज द वेव फंक्शन आफ्टर टाइम t, ठीक है। टाइम t के बाद वेव फंक्शन क्या हो जाएगा। तो पूरा प्रोसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल क्या करोगे, साई ऑफ t इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है। तो हर टर्म की, हर एक पर्टिकुलर टर्म की क्या करोगे, e टू द पावर माइनस आयोटा। अब इस टर्म की एनर्जी क्या है, मतलब φ1 के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है, E1। फिर से देखो, इस टर्म में कौन सा वेव फंक्शन यूज हो रहा है, φ1, तो इस टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है, E1। तो e की पावर माइनस आयोटा E1 t अपॉन एच कट, e टू द पावर माइनस आयोटा E1 t अपॉन में एच कट φ1 प्लस 1/√2 e टू द पावर माइनस आयोटा ε2 t अपॉन एच कट, और ये हो गया φ2, ठीक है। ये क्या बना, √2 e की पावर माइनस आयोटा ε2 t अपॉन में एच कट, ठीक है। यहाँ पे ε2 क्यों यूज करा, क्योंकि यहाँ पे φ2 है, और यहाँ ε1 क्यों यूज करा, क्योंकि यहाँ पे φ1 है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये साई टी की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2 माइनस आयोटा E1 t अपॉन एच कट φ1 प्लस 1/√2 माइनस आयोटा ε2 t अपॉन एच कट ऑफ φ2।